दोस्तों हाल ही में मैंने अक्काड़ा अम्मई इक्काड़ा अब्बई नाम की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कनापार्ति साई नितिन ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.3 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये एक फील गुड मूवी है जिसकी कहानी बहुत ज्यादा कमाल की है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मूवीज लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम प्रभाकर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पेपर पढ़ रहा होता है और उसका नौकर सत्ती कार को धो रहा होता है। प्रभाकर उसे कहता है कि अरे तुम्हें कितनी देर लगेगी, जल्दी से अपना काम खत्म करो। सत्ती कहता है कि क्या साहब, कार को धोना क्या आपको आसान काम लगता है? तो प्रभाकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कार को धोना सिखाता हूँ, और वो पाइप लेकर अपनी गाड़ी की तरफ पानी मारने लगता है। इतने में वहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो खुद को धोने के लिए कहते हैं। तो प्रभाकर कहता है कि लाइन में खड़े हो जाओ, तुम सबको मैं एक साथ ही धो दूंगा। और वहाँ पर नहाने के बाद वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अब सत्तू ये सब कुछ देखकर प्रभाकर से पूछता है कि आपको गांव के इन सभी बच्चों से इतना लगाव क्यों है? प्रभाकर कहता है कि ये बात जानने के लिए तुम्हें 30 साल पहले जाना होगा। इस तरह से कहानी जाती है फ्लैशबैक, जहाँ पर हमें सरकारी हॉस्पिटल तमिलनाडु का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ के गांव के हॉस्पिटल के बाहर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे और चिन्नप्पा नाम का एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर हमें थोड़ा परेशान लग रहा होता है, क्योंकि उसकी पत्नी के अंदर डिलीवरी चल रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डॉक्टर मैडम आती है और उससे बताती है कि मुबारक हो, बेटी हुई है। अब ये बात सुनकर चिन्नप्पा को तो बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो एकदम से नीचे ही बैठ जाता है। डॉक्टर मैडम उससे कहती है कि अरे लड़की हुई तो क्या हुआ, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। आजकल लड़की अपने माता पिता का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें खुशी रखेगी। लेकिन वो तो हाथ जोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि गांव के लोगों को ये खबर मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होकर नाचने लगते हैं। और तब तक वहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी थी। अब खिड़की से उन लोगों को नाचता हुआ देखकर डॉक्टर साहबा तो शॉक रह जाती है। वो अपने हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से पूछती है कि ये लोग नाच क्यों रहे हैं। वो बताता है कि मैडम, आप इस गांव में 2 दिन पहले ही आई हो, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है और वहाँ पर राजेंद्र नाम का एक मुखिया रहता है। लेकिन जब उसे इस गांव का मुखिया बनाया था तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। उतनी कम उम्र में उसे गांव का प्रेसिडेंट बना दिया गया था, और वो भी जबरदस्ती। लेकिन दोस्तों राजेंद्र वंश परंपरा के बिल्कुल भी खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार का ही आदमी आगे जाकर मुखिया बने, इसलिए उसने शादी नहीं की। वो इलेक्शन करवाकर गांव के काबिल व्यक्ति के हाथ में ये जिम्मेदारी देना चाहता था, और इस वजह से गांव के सभी लोग भी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। राजेंद्र ने अपने गांव के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे, जिससे कि उसने राज्य में अपने गांव को सबसे अच्छा बना दिया। अब इसी दौरान गवर्नमेंट ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक योजना लाई थी, जिसमें कि कपल को सिर्फ एक ही बच्चा करना था। लेकिन तब यहाँ पर गांव के सभी लोगों को सिर्फ लड़के ही होने लगते हैं, किसी को भी लड़की नहीं होती। और इसी तरह से अब तक गांव में 60 लड़के पैदा हो चुके थे और 2-3 साल से इस गांव में बारिश भी नहीं हुई थी। इसलिए गांव के लोगों को लग रहा था कि हमारे गांव में किसी का श्राप है। तो उन लोगों ने अपने गांव के कुलदेवी से प्रार्थना की कि उनके ऊपर जो समस्या आई है उसे जल्दी से सुलझा दे। और तब जाकर इस साल 60 लड़कों के बाद एक लड़की पैदा हुई है और यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, इसलिए गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है। अब डॉक्टर मैडम उस बच्ची को देखकर कहती है कि एक लड़की इतने सारे लड़कों में कैसे पली बढ़ेगी। और अब उसके अगले दिन गांव में बेटी पैदा होने की वजह से और बारिश होने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गांव के मुखिया राजेंद्र चिन्नप्पा और उसकी पत्नी को धन्यवाद करते हैं कि तुम्हें बेटी होने की वजह से गांव की समस्या दूर हो गई। ये लड़की हमारे गांव के लिए बहुत ही लकी है, इसीलिए ये लड़की हमारे गांव से कभी भी बाहर नहीं जाएगी। ये बात सुनकर चिन्नप्पा कहता है कि मुखिया जी, मेरी बेटी शादी करने के बाद तो दूसरे गांव जा सकती है ना। मुखिया राजेंद्र कहता है कि नहीं, तुम्हारी लड़की को हमारे गांव में जो 60 लड़के पैदा हुए हैं उन्हीं में से किसी एक लड़के को चुनकर उससे शादी करनी होगी। अब ये बात सुनकर चिन्नप्पा और उसकी पत्नी तो परेशान हो जाती है, लेकिन गांव के लोग तो उनसे बहुत ज्यादा विनती करने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी को हमारे गांव में रहने दो, उसे गांव से बाहर मत भेजो, वरना फिर से यहाँ पर अकाल पड़ जाएगा। फिर मुखिया जी राजेंद्र कहते हैं कि बड़े हो जाने के बाद ये लड़की खुद तय करेगी कि उसका पति कौन होगा और वो किससे शादी करेगी। आज से इस लड़की का नाम होगा राजा। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में इस लड़की का नाम राजा ही बताया गया है, और राजा गांव के जिस लड़के के साथ शादी करेगी उससे मैं गांव का अगला प्रेसिडेंट और मेरी सारी जायदाद दे दूंगा, ऐसा मुखिया जी कहते हैं। अब ये बात सुनने के बाद चिन्नप्पा तुरंत इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन घर पर आने के बाद उसकी पत्नी उसे कहती है कि आपने इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया, आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा।
अब कोई भी लड़का हमारे बेटी से प्यार करने के लिए नहीं बल्कि मुखिया जी की जायदाद हड़पने के लिए सभी लड़के मेरी बेटी से शादी करना चाहेंगे। लेकिन चिन्नप्पा कहता है कि मेरी बेटी राजकुमारी की तरह 60 लड़कों में से एक लड़के को सिलेक्ट करेगी और फिर मुखिया जी की प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो तो आराम से ही रहेगी, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो। खैर, अब उसके बाद राजा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और इसी के साथ साथ वो सभी लड़के भी उसके पीछे पड़े रहते थे, क्योंकि उन लड़कों के सभी घर वालों ने उनसे कहा था कि राजा को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना। इसलिए बचपन से ही वो सभी बच्चे उसके पीछे पड़े थे। इस तरह से बहुत सारे साल बीत जाते हैं और राजा और वो 60 लड़के बड़े हो जाते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि राजा के पिताजी की बीमारी की वजह से मौत हो गई है। अब राजा ने अपने स्कूल तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा होशियार थी। राजा अपनी माँ के साथ मुखिया जी के घर पर जाती है और वो उनसे कहती है कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाना चाहती हूँ। तब तक वहाँ पर सभी लोग भी पहुँच चुके थे, लेकिन मुखिया जी उसे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने से मना कर देते हैं। राजा की माँ कहती है कि वचन देने वाले इसके पिताजी तो अब नहीं रहे, तो अब तो इस गांव से बाहर जा सकती है ना। मुखिया जी कहते हैं कि नहीं, वचन देने वाला आदमी गया तो क्या हुआ, उसका वचन तो है ना। इस गांव के भलाई के लिए राजा कहीं नहीं जा सकती। और ये बात सुनने के बाद राजा थोड़ी सी निराश हो जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें हैदराबाद शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को देखते हैं और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉस का नाम होता है सिंघम। अब इसी कंपनी में हमारे कहानी का हीरो कृष्णा काम करता है, जो कि एक सिविल इंजीनियर होता है। सिंघम उसे कहता है कि कृष्णा खुश हो जाओ, हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और तुम्हें ही एक गांव जाकर इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। तो कृष्णा भी हाँ कह देता है। अब उसी कंपनी में राजू नाम का एक दूसरा बंदा काम करता है। जब हम उसे देखते हैं तो वो अपने बॉस से बहुत ज्यादा परेशान होकर टेरेस पर चढ़कर नीचे कूदकर जान देने वाला होता है। नीचे खड़े सभी लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं और तभी यहाँ टेरेस के ऊपर फोन पर बात करने के लिए कृष्णा आता है। राजू को लगता है कि कृष्णा उसे बचा लेगा और नीचे आने के लिए कहेगा, लेकिन कृष्णा तो उसे कुछ नहीं कहता, उल्टा कहता है कि ठीक है तुम जान दे दो। ऐसा कहकर वो अपने केबिन में आ जाता है। अब राजू अपनी जान देने से डरता है और नीचे उतर जाता है। राजू कृष्णा के केबिन में आता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। तो कृष्णा उसे वहाँ पर लिखे हुए सारे कोट्स पढ़ने के लिए कहता है। दरअसल दोस्तों, कृष्णा का उसूल था कि किसी की मदद मत करो और खुश रहो, सभी जगह पर यही लिखा होता है। तो राजू को उसकी फिलोसफी कुछ समझ नहीं आती और वो इसके पीछे का उसे कारण पूछता है। कृष्णा बताता है कि बचपन में उसने जितने भी लोगों की मदद की, मदद करने के बाद उसके साथ बुराई हुआ, इसी तरह से वो बड़ा हुआ और लोगों की मदद करने की वजह से उसे थप्पड़ खाना पड़ा। इसलिए उसने तय किया था कि वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। अब उसके बाद दोस्तों, कृष्णा और राजू को गांव का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए भेज दिया जाता है, इसलिए ये दोनों निकल पड़ते हैं। अब उस गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और यहाँ गाड़ी चलाते वक्त राजू को नींद आ रही थी। वो कृष्णा को थोड़ी देर के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कृष्णा तो किसी की मदद नहीं करता, इसलिए वो साफ साफ मना कर देता है। थोड़ी देर के बाद कृष्णा गाने सुनते सुनते सो जाता है और अब यहाँ पर राजू भी बहुत ज्यादा नींद आने की वजह से उसकी भी आंख लग जाती है। अब ये दोनों ही सो रहे होते हैं और उनकी गाड़ी ऐसे ही जा रही होती है। तभी अचानक एक मोड़ आता है और उनकी गाड़ी किसी खेत में चली जाती है और एक पेड़ से टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इन लोगों की आंख खुलती है और उन्हें लगता है कि ये लोग स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। सुबह हो चुकी थी और ये लोग पेड़ से लटके हुए थे और बहुत सारे गांव के लड़के उन्हें मारने के लिए नीचे खड़े होते हैं। अब उनमें से पानी नाम का एक बंदा उन दोनों को नीचे उतारने के लिए कहता है और फिर हथियार लेकर ये लोग उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, जिससे कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। राजू ने तो अपने पैंट में ही सुसु कर दी थी, लेकिन इतने में ही वहाँ पर गांव के मुखिया आ जाते हैं। वो सभी लोगों को रोकते हैं और बताते हैं कि अरे तुम लोग रुक जाओ, मैंने ही इन लोगों को बुलाया है। कृष्णा कहता है कि अच्छा, तो सिंघम सर ने हमें जिस गांव में काम करने के लिए भेजा है वो यही है। अच्छा हुआ सर आप टाइम पर आ गए, वरना ये लोग तो हमें मार ही देते। बताइए क्या काम करना है। मुखिया जी कहते हैं कि तुम्हें 60 टॉयलेट बनाने होंगे और ये बात सुनकर तो कृष्णा हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि बॉस ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया, लगता है वो टकला मुझसे बदला लेना चाहता है। दरअसल दोस्तों, एक बार कृष्णा और सिंघम ये दोनों नई साइट का उद्घाटन करने के लिए गए थे, जहाँ पर बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। सिंघम को लगता है कि कृष्णा उसे बचा लेगा, लेकिन वो तो किसी की मदद नहीं करता, तो उसी तरह से वहाँ से ऐसे ही चला जाता है और वो सारे गुंडे मिलकर उस सिंघम को पीट देते हैं। और इसी का बदला लेने के लिए सिंघम ने उसे इस गांव में टॉयलेट बनाने के लिए भेजा था। कृष्णा कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और आप ये मुझे कैसा काम दे रहे हैं, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर बिल्डिंग बनानी है। सिंघम कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सर्टिफिकेट पानी में बहा देता हूँ। तो कृष्णा कहता है कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ गांव के वो लड़के कृष्णा और राजू को अपने गांव के अंदर लेने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों से हमारे गांव के अंदर बाहर का एक भी आदमी नहीं आया,
अगर ये लोग अंदर आ जाएंगे तो राजा को देख लेंगे। अब थोड़ी देर इन लोगों में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, लेकिन मुखिया जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ये काम गांव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे गांव में अभी तक एक भी टॉयलेट नहीं है। अब वो सभी लड़के सोचते हैं और कहते हैं कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो ये काम करने के लिए हमारे एक शर्त है, राजा जब गांव में टहलती रहेगी तब ये काम नहीं हो सकता, मतलब कि 10 से 5 के बीच में। कृष्णा कहता है कि तो फिर क्या तुम मुझे भूतों के टाइम पर काम करवाना चाहते हो? वो लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, मंजूर है तो बोलो, नहीं तो ऐसे चले जाओ। अब कृष्णा इसके लिए मान जाता है। फिर गांव के सभी लोग उसे टॉयलेट कहाँ पर बनाना है ये दिखाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों गांव के लोग तो उसे गांव के अंदर नहीं बल्कि गांव के बाहर खेत का एरिया दिखाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट बनाने हैं। कृष्णा कहता है गांव के अंदर बनाओगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि हमारे पवित्र घर में हम टॉयलेट नहीं बना सकते, यही रीति रिवाज है। तो फिर यहाँ पर भी कृष्णा उनकी बात मान लेता है। उसके बाद कृष्णा और राजू को रहने के लिए कमरा दिया जाता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पुराना था। लेकिन फिर भी कृष्णा और उसका दोस्त यहाँ पर अच्छी तरीके से साफ सफाई कर देते हैं और उसके अगली रात उनके काम का पहला दिन होता है। कृष्णा उन सभी लोगों से कहता है कि मैंने जो 200 मजदूर मंगवाए थे वो कहाँ पर है? पानी नाम का बंदा कहता है कि यहाँ गाँव में कोई भी मिस्त्री नहीं है और मजदूर तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, हम ही 60 लोग हैं, हमें ही सिखाकर तुम्हें काम करवाना होगा। अब ये बात सुनकर कृष्णा तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई भी चारा नहीं था। अब वो एक प्लान बनाता है, धीरे धीरे सभी लोगों को सिखाकर काम करवा कर लेने लगता है। लेकिन दोस्तों ये लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। कृष्णा उन्हें रोकता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मुझे राजा के लिए दूध लेकर जाना है। दूसरा लड़का कहता है मुझे राजा के लिए फूल लेकर जाने हैं। इस तरह से राजा के लिए अलग अलग काम बताने लगते हैं और सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कृष्णा उन्हें रोककर काम करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। फिर ये दोनों अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी राजू मस्ती करते हुए कहता है कि मैं इस दीवार की तरफ आराम से कूद सकता हूँ, और वो कृष्णा को कूद कर दिखाने लगता है। कृष्णा भी उस घर के आंगन में आता है और उसे पता चलता है कि ये घर राजा का है। वो अपने दोस्त से कहता है कि आज हमें राजा से मिलकर बात करनी ही होगी, नहीं तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। चलो यही राजा का घर है, अंदर जाकर बात करते हैं। तो राजू तो डर जाता है, क्योंकि अगर उन दोनों को यहाँ पर किसी ने देख लिया तो वो लोग तो इन्हें काट देंगे। लेकिन फिर भी कृष्णा राजू को अंदर ले जाकर उस लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन अंदर तो उसे लड़की नहीं मिलती। इतने में उसकी माँ पानी पीने के लिए उठती है, तो वो इन दोनों को देख ना ले, इसलिए ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। कृष्णा दीवार से कूद ही रहा होता है कि उसी टाइम पर वो लड़की राजा वहाँ पर आती है और अचानक ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। कृष्णा ये सब कुछ देखकर घबरा जाता है और तुरंत ही वहाँ से भागकर अपने रूम पर आ जाता है। उसे डर लग रहा था कि वो लड़की ये बात गाँव वालों को बता ना दे, अगर ऐसा हुआ तो गाँव के लोग उन्हें मार डालेंगे। राजू कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लड़की किसी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि अगर उसे बताना होता तो उसने अब तक बता दिया होता। इसी तरह के टेंशन में माहौल में ये लोग सो जाते हैं। अगली सुबह उनके रूम के पास 2 लड़के आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ चलो, राजा तुम्हें बुला रही है। फिर उन दोनों के चेहरे ढककर उन लोगों को ले जाया जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद ये दोनों ही माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आती है और कहती है कि 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ 3 ही लाइनें लगाई है, इतना स्लो काम करोगे तो काम पूरा कब होगा? कृष्णा कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, गांव के लड़के तुम्हारा नाम बताकर 1 घंटे के बाद ही वहाँ से चले जाते हैं। सुबह के टाइम पर हम काम कर नहीं सकते, तो तुम्हें बताओ काम कैसे कम्प्लीट होगा? राजा कहते हैं कि ठीक है, अब काम तो सुबह के टाइम पर ही होगा। वो लड़के कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है? राजा कहती है कि फिलहाल ये कृष्णा जैसे बोल रहा है वैसे ही, इसी तरह से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और तुम लोग काम करते रहना। पहले तो कृष्णा इस बात के लिए मान नहीं रहा था, लेकिन फिर वो ठीक ऐसा कहकर काम को शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजा कृष्णा के प्यार में पड़ चुकी है और वो दिन में कृष्णा के आसपास ही रहने लगती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और टॉयलेट का काम पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों उद्घाटन के दिन सभी लोग टॉयलेट देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने टॉयलेट की सीट कुछ अलग ही तरह से लगाई थी। कृष्णा भी जब अपने आंखों से पट्टी खोलकर देखता है तो वो तो पूरी तरीके से शॉक ही रह जाता है। वो उन लड़कों से कहता है कि मैंने तुमको ऐसा बनाने के लिए कहाँ कहा था, और वो सभी लड़के उल्टा कहते हैं कि तुमने तो हमें ऐसा ही कहा था। अब इस वजह से कृष्णा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मुखिया जी से कहता है कि मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मुखिया जी उसे रोकते हैं और माफी मांगते हैं, कहते हैं कि अब तुम जैसा कहोगे वैसा ही काम होगा, लेकिन प्लीज तुम काम पूरा करके ही जाना। मुखिया जी उन लड़कों को भी डांटते हैं कि तुम्हारे वजह से उन दोनों को कितनी तकलीफ हुई, अब वो जैसा रिश्ता कहेंगे तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। तो फिर वो लड़के भी कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमारी गलती है ना, तो कृष्णा जैसा चाहेगा हम वैसा ही काम करेंगे और उसे जल्दी से काम करके यहाँ से जाना होगा। तो अब उसके अगले दिन कृष्णा मंदिर में प्रार्थना करके बाहर आ रहा होता है। तभी वहाँ पर राजा आती है और कृष्णा उसे देखकर इधर उधर देखने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर हम दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, मुझे तो वो लोग मार ही देंगे। राजा कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं, लेकिन उस दिन के किसका क्या? अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी।
अब दोस्तों मदद का नाम सुनते ही कृष्णा तो दूर भागने लगता है, क्योंकि वो तो किसी की मदद करना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार उसे राजा की बात माननी ही पड़ती है। वो कहता है कि ठीक है। फिर राजा उसे कल सुबह 9 बजे मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन दोस्तों तभी उन दोनों को ऊपर से पानी देख लेता है और थोड़ी देर के बाद एक हथियार लेकर कृष्णा के पास जाता है। उसे धमकाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें और राजा को एक साथ देख लिया है, तुम्हारे उससे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ये बात सभी लड़कों को बता दूंगा। कृष्णा कहता है कि जाओ तुम ये बात बता दो, फिर रात को तुमने जो कहा था मैं वो बात राजा को बता दूंगा। अब दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि उन दोनों को एक साथ देखने के बाद राजा ने बहुत ज्यादा शराब पी ली। फिर वो फुल टल्ली होकर कृष्णा को मारने के लिए उसके पास गया। वो कृष्णा की तरफ हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके गले लग जाता है। उसे थैंक यू कहने लगता है। कहता है कि मुझे वो राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं तो उसे शादी भी नहीं करना चाहता। जब मैं 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ था तो पढ़ाई करने के लिए बाहर सिटी में जाना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। कहा कि यहाँ पर रहकर राजा को पटाओ और उसके साथ शादी करके इस गांव के अगले प्रेसिडेंट बनो, तुम्हें मुखिया जी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मैंने एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन राजा तो मुझसे नहीं पटी और मुझे तो लगता है कि उस राजा के चक्कर में गांव के सभी लड़के बर्बाद हो जाएंगे। राजा तो एक लड़की से शादी करेगी तो फिर बाकी लड़कों का क्या? अब ऐसी सारी बातें नशे की हालत में पानी ने कही थी। तभी वहाँ पर राजा भी आ जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। अब ये देखकर राजा तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब पानी की ये बात गांव के किसी भी लड़के को पता ना चले, इसीलिए राजा उसे कहती है कि तुम्हें कृष्णा जब काम कर रहा होता है तो उसे कुछ समय के लिए मेरे पास भेजना होगा। इस तरह से राजा कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब फिलहाल तो कृष्णा को राजा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। राजा कृष्णा के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। रात को उसे एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ से उसे गांव का पूरा व्यू दिखाई देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद में मुखिया जी और गांव के कुछ लोग कृष्णा के पास आते हैं। उसे पूछते हैं कि बाकी का काम कब खत्म होगा। कृष्णा कहता है कि एक हफ्ते के अंदर काम खत्म हो जाएगा और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके अगले दिन बारिश हो रही होती है और राजा कृष्णा को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। अब वो जानबूझकर भीगते हुए कृष्णा के पास जाती है। उसे कहती है कि मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। कृष्णा भी कहता है मुझे भी इस तरह से बारिश को देखते रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर राजा कृष्णा का छाता लेकर उसके साथ मस्ती करती है। ये दोनों ही बारिश में भीग जाते हैं और यहाँ पर रोमांटिक माहौल होने की वजह से कृष्णा राजा को किस कर लेता है। उसके बाद जब वो वापस लौटता है तो वो तो कुछ अलग ही लग रहा था, जैसा कि उसकी विकेट गिर चुकी हो। मतलब कि अब उसे राजा के साथ सच में प्यार हो गया हो। यहाँ पर उसे पता चलता है कि आज राजा का बर्थडे है, इसलिए वो उसके लिए एक लकड़ी की छोटी सी रिंग बनाता है। यहाँ गांव में हम देखते हैं आज राजा का बर्थडे होने की वजह से वो किसके साथ शादी करने वाली थी उसका नाम बताने वाली थी। लेकिन तभी वो यहाँ पर जंगल में आती है, वहाँ कृष्णा को डराती है और इसी वक्त कृष्णा के हाथ से वो रिंग कहीं पर गिर जाती है। अब ये लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और उनके गांव में एक सरहद बनी होती है ना, कृष्णा उसे तोड़कर आगे चलने के लिए कहता है। लेकिन राजा कहती है कि मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, लेकिन सभी गाँव वालों की मर्जी से। तो फिर कृष्णा भी ये बात समझ लेता है। अब उसके बाद दोस्तों कृष्णा ने यहाँ पर एक जुगाड़ बनाकर रखा था, जिससे कि एक टेबल और रस्सी की मदद से ये लोग पेड़ों के जरिए थोड़ा ऊपर पहुँचते हैं और वहाँ से जो नजारा उन्हें दिखाई देता है उसे देखकर राजा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और राजा यहाँ पर कृष्णा के हाथ में वो रिंग पहनाती है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और कृष्णा भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों एक जगह पर प्यार से सो रहे होते हैं। तभी गांव के सभी लोग वहां पर आकर उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था। पंचायत बुलाई जाती है और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी राजा की माँ कहती है कि मेरी बेटी ने इस लड़के को अपने पति के रूप में चुन लिया है। सभी गांव वालों ध्यान से सुन लो, तुम लोगों की वजह से हमने बहुत कुछ सहा है। मेरे पति के वचन की वजह से उनके मरने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी को कहीं पर भी ले जा नहीं सकती। आज तक उसने इस गाँव से बाहर एक भी कदम नहीं रखा है और इन 60 लड़कों में से अगर किसी एक लड़की के साथ उसकी शादी हो जाएगी तो बाकी लड़के तो ऐसे ही आवारा बैठे रहेंगे। इन लोगों को खेती छोड़कर तो कुछ बाकी का काम आता ही नहीं है। तो मेरी बेटी ने इन लोगों में से एक से शादी कर ली तो बाकी लड़कों का क्या? अब ये सारी बातें सुनने के बाद मुखिया जी को भी उनकी गलती का एहसास होता है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कृष्णा राजा से शादी करना चाहता है तो उसे अपनी शादी से पहले हमारे इस 60 कुंवारे लड़कों की शादी करनी होगी। और ये बात सुनकर कृष्णा तो शॉके रह जाता है, क्योंकि आज तक तो उसने किसी की भी मदद नहीं की थी और अब तो उसे 60 लड़कों की शादी करवानी थी। लेकिन मरता बेचारा क्या नहीं करता, राजा के साथ शादी करने के लिए वो ये शर्त मान ही लेता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कृष्णा राजा और उन सभी लड़कों को लेकर शहर में पहुंचता है। अब दोस्तों इन गांव के लड़कों ने शहर कभी देखा नहीं था और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर राजा और ये सभी लड़के तो हैरान हो जाते हैं। अब कृष्णा अपने घर पर आता है तो यहाँ पर उसकी बहन को लड़के वाले देखने के लिए आए हुए थे। वो अपनी माँ से इशारों में लड़के के बारे में पूछता है तो वो इशारों में ही कहती है कि लड़का फॉरेन में काम करता है, फिलहाल वो आया नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद राजा और वो 60 लड़के कृष्णा के घर पर आते हैं।
और इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर उसकी फैमिली तो सोच में पड़ जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। कृष्णा के पिताजी उसे कहते हैं कि ये लड़के कौन है, ये जो भी हो हमारे घर पर नहीं रह सकते, तुम इन लोगों का कहीं बाहर रहने का इंतजाम करो। कृष्णा कहता है कि ये लोग कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, काम मिलने के बाद चले जाएंगे, मैं बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। अब उसके बाद कृष्णा सोच में पड़ जाता है कि वो इतने सारे लड़कों को कहाँ पर रखेगा। तभी उनमें से एक लड़का किसी घर की बेल बजाता है। वो आदमी कृष्णा को देखकर अंदर बुलाता है। कृष्णा एक लड़के को लेकर अंदर जाता है। वो आदमी कृष्णा से कहता है कि 1 साल पहले तुमने मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया था और वहाँ पर मैं सही सलामत पहुँचने की वजह से मेरा लाखों का फायदा हुआ, वो डील पक्की हो गई थी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृष्णा को तो पता ही नहीं होता कि इस आदमी की उसने कब मदद की थी। फिर वो आदमी कृष्णा के साथ जो लड़का होता है उसके बारे में पूछता है। कृष्णा कहता है कि ये मेरा दोस्त है और यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उसे रूम कहीं मिल नहीं रही है। वो आदमी कहता है कि मेरे बेटे का रूम खाली है, तुम उससे कुछ दिन के लिए यहाँ पर रख सकते हो। तो ये बात सुनकर कृष्णा तो खुश हो जाता है और इसी तरह से वो सभी बिल्डिंग के घर पर जाकर एक एक लड़के को उनके घर पर रुका देता है। अब ये काम निपटा कर वो अपने घर पर आता है। तो यहाँ राजा ने उसके परिवार को गांव की सभी बातें बता दी थी कि कृष्णा और उससे कैसे प्यार हो गया। तो कृष्णा की बहन कहती है कि आज तक तुमने मुझे कभी लिफ्ट भी नहीं दी और आज इस लड़की के लिए इतना कुछ, लगता है तुम सुधर गए हो। तभी वहाँ पर उसके पिताजी भी आते हैं और ये लड़की कौन है ऐसा पूछते हैं। तो पहले तो कृष्णा अपने पिताजी को सच नहीं बताता, कहता है कि ये मेरी दोस्त है और यहाँ पर काम के सिलसिले में आई है, कुछ दिन के लिए हमारे घर पर ही रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर कृष्णा के परिवार को राजा बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कृष्णा राजू से जाकर मिलता है। तो राजू इन सभी लड़कों की शादी करवाने के लिए कृष्णा को सेल्वा भाई के पास लेकर जाता है। दरअसल सेल्वा भाई ने आज तक बहुत सारे लड़के और लड़कियों की शादी करवाई थी, वो एक मैरिज ब्यूरो चलाता था। लेकिन दोस्तों ये लड़के तो गांव में पले बड़े थे, 10वीं या 12वीं तक ही इनकी एजुकेशन थी, तो उन्हें सभी लड़कियां रिजेक्ट कर देती है, कहीं पर भी उनकी शादी तय नहीं हो रही थी। जिससे कि अब सेल्वा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं इन लड़कों की शादी नहीं करवा सकता, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब रात को कृष्णा राजा से यही बात कहता है। तो राजा उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जैसे तुम और मैं एक दूसरे से मिले उसी तरह से कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होगा और उन लड़कों को लड़कियां मिल जाएगी। मैं एक गांव की लड़की हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पसंद किया, उसी तरह से यहाँ शहर में भी कोई होगा जो गाँव के लड़कों को पसंद करेगा। अब उसके अगले दिन कृष्णा की बहन की शादी जिस लड़के से तय हुई थी ना, वो लड़का रमेश कृष्णा की बहन को देखने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों उसे बहुत सारे लोगों से एलर्जी थी, भीड़ भाड़ में वो रह नहीं सकता था, उसे एंजाइटी होने लगती थी। लेकिन वो सभी लड़के जैसे उसे देखते हैं उसके पास आकर उसे गले मिलने लगते हैं। लेकिन अब रमेश उन लड़कों को देखकर कहता है कि अगर ये लड़के मेरी शादी में आएंगे तो मैं शादी के मंडप से उठकर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो कृष्णा उन लड़कों को शादी में आने से मना करता है। लेकिन दोस्तों उन लड़कों ने शहर की शादी कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो शादी को देखना चाहते थे। तो शादी में कोई पंडित बनकर, कोई वेटर बनकर या फिर काम वाला बनकर किसी भी तरह से उस शादी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दूल्हे के कपड़े नहीं मिल रहे थे। इसके बारे में पता करने पर सभी लोग वहाँ पर आते हैं और दूल्हा देखता है तो उसके कपड़े तो उनमें से एक लड़के ने पहने थे। ये देखकर रमेश समझ जाता है कि उसके मना करने के बावजूद भी ये सारे लड़के यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए वो शादी छोड़कर जाने लगता है। अब शादी टूट जाने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। यहाँ कृष्णा तो राजा को बाहर ले जाकर उसे ही दोषी ठहराने लगता है, कहता कि तुम्हारे गांव के लड़कों की वजह से मेरे बहन की शादी टूट गई, अब तुम ही बताओ उसे कौन शादी करेगा। अब राजा को ये सारी बातें बुरी लगती है और वो दुखी होकर कहीं पर चली जाती है। इतने में दोस्तों तभी यहाँ मंडप में आग लग जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कृष्णा अपने परिवार की जान बचाने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन आग की लपटें बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी वह 60 लड़के वहाँ पर आकर अपनी जान की परवाह किए बिना आग के अंदर कूद जाते हैं। सभी लोगों को, मेहमानों को सही सलामत बाहर निकाल कर लाते हैं। कृष्णा के माता पिता को भी बचाते हैं। ये देखकर कृष्णा के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है और फिर वो उन लोगों को थैंक यू कहता है। इतने में वहाँ पर दूल्हा रमेश भी आता है और कृष्णा के परिवार से माफी मांगता है, कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। अब सब कुछ सॉर्ट हो गया था, लेकिन कृष्णा को वहाँ पर राजा कहीं पर दिखाई नहीं देती। ये सभी लोग उसे इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी राजा नहीं मिलती। तभी कृष्णा को याद आता है कि उसने राजा को एक डिजिटल वॉच गिफ्ट के तौर पर दी थी। वो उस वॉच के जीपीएस के जरिए राजा को ढूंढने की कोशिश करता है और एक हाईवे पर पहुंचने पर वहां से एक बड़ा सा ट्रक गुजर रहा था और उस ट्रक के अंदर राजा की लोकेशन दिखा रही थी। अब ये 60 लड़के और राजा तुरंत उस ट्रक के सामने आ जाते हैं और उस ट्रक को रोककर उसके ड्राइवर और मालिक को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। अब उस ट्रक को ओपन करने के बाद पता चलता है तो उसके अंदर बहुत सारी लड़कियां थी और राजा भी उसी अंदर थी। इन सभी लड़कियों को किडनैप करके दूसरे देश में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तो यहाँ पर तुरंत ही पुलिस और मीडिया पहुंच जाती है और गुनहगारों को अरेस्ट कर लिया जाता है।
तब यहाँ पर कृष्णा को पता चलता है कि ये सभी लड़कियां एक अनाथ आश्रम में रहने वाली है। तब तक उन लड़कियों के आश्रम की मैडम वहाँ पर आती है और कृष्णा को थैंक यू कहती है, तुम्हारे वजह से हमारे लड़कियों की जान बच गई, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तभी कृष्णा के दिमाग में आइडिया आता है और वो कहता है कि मेरे साथ मेरे दोस्त है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी लड़कियों को बचाया है और ये सभी लड़के कुंवार है। अगर आप चाहो तो हम इनकी शादी करवा सकते हैं। इन लोगों के गांव में बहुत ज्यादा खेती बाड़ी है और ये लड़के दिल के भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये बात सुनकर वो महिला इस बात के लिए मान जाती है। और दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि कृष्णा और राजा, उसकी बहन और वो रमेश और फिर उन 60 लड़कों की शादी एक ही मंडप में होती है, जिससे कि सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर कहानी आती है प्रभाकर और सत्य के पास। सत्य यहाँ पर अपने मालिक से पूछता है कि मालिक आपने पूरी कहानी तो बता दी, लेकिन आप इसमें कहाँ पर हो। प्रभाकर बताता है कि जो लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहा था वो मैं ही हूँ। इन सभी लड़कों ने मुझे गलत काम करने से रोका, इसीलिए मैं जेल से सजा काट कर उनके गांव में रहने के लिए आ गया। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।